नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम कांग्रेस के ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो व्याख्या की गई वह दिल्ली से लेकर धनबाद तक दिखाई दी, झारखंड तक दिखाई दी और उसमें तमाम बातें की गई। तो पहले तो आपको हम संसद में जो मामला उठाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो बोला गया है उसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि संसद में किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। कांग्रेस सांसद, असम के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने, और उसके बाद फिर हम आपको आगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे। और पहले आप ये देखिए वीडियो। 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए। वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है? वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है। ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव्स की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने का, लोक शक्ति को कमजोर करने के लिए ये भ्रम का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को एक माया जाल में फंसाकर राजा को ताकतवर बनाने का आज ये काम ये करते हैं। सर, मैं आदर करते हुए, प्रधानमंत्री जी एक साधारण घर से आते हैं, उनका मैं आदर करता हूं और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है सर कि आज उन्होंने अपना सिंहासन इतनी ऊंचाई पर बना दिया है कि जमीन पर लोगों की समस्या आज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है। बेरोजगार युवाओं के जो आंसू है उनको दिखाई देती नहीं। वो इतनी ऊंचाई पर है सर कि आज जब युवा कहता है कि मैं शिक्षित हूं, लेकिन 25 वर्ष के आयु से कम जो ग्रेजुएट है उसमें से लगभग 42.3% ग्रेजुएट बेरोजगार है, ये उनके ऊंचाई तक का उनके कानों पर नहीं पहुंचती। नौकरी की तलाश में सर आज हमारा युवा आज अवैध रूप धारण करके आज अमेरिका जा रहा है सर। हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि कैसे 303 लोगों ने प्लेन चार्टर करके निकारागुआ तक गए क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिका में जाए, कि वो रोजगार के तलाश में, नौकरी के तलाश में। आज ये है, हमने ये कुछ दिन पहले डुंकी एक पिक्चर आई, डुंकी सिर्फ पिक्चर नहीं है सर, डुंकी आज सच्चाई है। पिछले 5 वर्ष में सरकार ने खुद कबूल किया है कि अमेरिका में अवैध रूप से भारतीय नागरिकों का जाना पिछले 5 वर्ष में बढ़ चुका है। लगभग 2022-23 में लगभग 90,000 भारतीय लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की, कभी कनाडा के बॉर्डर पे, कभी मेक्सिको के बॉर्डर पे। वो कितने मजबूर होते हैं सर कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो कभी रोजगार के तलाश में कभी यूएई जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। आज ये है आर्थिक स्थिति। लेकिन आज महाराज इतनी ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं, आज ये उनको दिखती नहीं है सर। कितनी गरीब की, बहुत दुख की बात है कि मानव तस्करी आज कितनी बड़ी समस्या हो गई है। आदिवासी गांवों में, उत्तर पूर्वांचल के गांवों में आज गरीब परिवारों का फायदा उठाकर मानव तस्करी करने वाले लोग जाते हैं और कहते हैं कि आप बेटी हमारे बेटी का हमें दायित्व दो, अपने घर के महिलाओं का दायित्व हमें दो। और मानव तस्करी के ये लोग आज उन बेटी पे शोषण करते हैं, आज उन महिलाओं पे शोषण करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों है? क्योंकि लोग आज गरीब हैं, लोग आज बेसहाय हैं और ये है वास्तविक स्थिति। आज सर
हमारे सेना का जवान पूछ रहा है कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा? अग्निवीर की योजना किसने बनाई? मैं कहां जाऊंगा? अग्निवीर की योजना तो सेना के अंदर से ये नीति नहीं आई। कौन है वो बाहर का विशेषज्ञ जिसने अग्निवीर की योजना बनाई? मेडिकल का छात्र आज ये बार बार ये कहते हैं कि हमने बाहर से हमने छात्राओं को हमने बचाया, लेकिन बाहर जाने की अवसर क्यों पड़ी? मेडिकल कॉलेज की ये बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सर कि आज अगर देश के अंदर एक मेडिकल के छात्रों को अगर पढ़ना है तो करोड़ों रुपए उसको फीस देना पड़ता है। करोड़ रुपए नहीं है उसके पास, इसलिए वो आज फिलीपींस जाता है, कजाकिस्तान जाता है, यूक्रेन जाता है, रशिया जाता है, चीन जाता है, क्योंकि वहां पर वही जो करोड़ों रुपए यहाँ पे जो देने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो वहां पे लाखों रुपए देकर वो अपना एमबीबीएस डिग्री लेके आता है। यह है वास्तविक स्थिति। महिलाएं आज पूछती है कि जब भी भारत की बेटी अन्याय के खिलाफ लड़ती है तो वो क्यों अकेली लड़ती है? क्यों बिल्किस बानो अकेली लड़ती है? क्यों बिल्किस बानो के संदर्भ में एक विशेष राज्य सरकार उनके बलात्कारियों का पक्ष लेती है? महिला खिलाड़ी पूछती है कि मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, लेकिन मेरे साथ तो कोई रहे, क्यों मैं अकेली पड़ गई हूं? कहां है वो व्यक्ति जो आज जब मैं पदक जीतती हूं तो मेरा स्वागत करते हैं, लेकिन आज मैं दिल्ली के सड़कों में मैं धरना दे रही हूं, पर आज मैं अकेली हूं? क्यों आज बेटी अन्याय के खिलाफ अकेली है? किसान पूछ रहा है कि आज हर किसान पर लगभग 70,000 का कर्ज उन पे है। एमएसपी को उनका कानूनी सुरक्षा नहीं मिली क्योंकि उसको जो उचित मूल्य मिल रहा है चाहिए वो नहीं मिल रहा। किसान बोल रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। आप लाभार्थी की बात करते हो सर, आज तो भ्रष्टाचार ऐसा हो चुका है कि लाभार्थी टैक्स एक नया शुरू हो गया है। एक लाभार्थी टैक्स, अगर आवास योजना का घर चाहिए तो पहले लाभार्थी टैक्स दो। अगर पीएम किसान में अपना नाम अगर शामिल करना है तो लाभार्थी टैक्स दो। अगर उज्ज्वला में सिलेंडर कनेक्शन चाहिए तो लाभार्थी टैक्स दो। ये है वास्तविक स्थिति, लेकिन इस स्थिति को लेकर कोई बात नहीं करते, कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं। क्यों पहले पीएम किसान संपदा में 11 करोड़ लोगों को पीएम किसान मिलता था, वो 11 करोड़ से 3 करोड़ क्यों आया? क्यों घटाव हुआ? क्या कितने सारे फर्जी वहां पे लाभार्थी थे? क्या उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। सारे चीजें भूल जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार गायब हो गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपके लाभार्थियों के वितरण में हो रहा है। आज सर मैं खुश हूं कि जनता जागरूक हुई और विपक्ष आज जनता के इस जागरण को स्वागत करती है। आजादी की लड़ाई भी एक जन आंदोलन था और आज भी अगर राजतंत्र से आजादी पानी है तो विपक्ष देश के जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। महाराज को यह पसंद नहीं, महाराज विपक्ष को कमजोर करना चाहता है। इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है, सीबीआई हम पर आता है। अब हम झारखंड में जो धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वहां पर पत्रकारों को बाकायदे समझाया गया कि आप जिन सवालों का इस पदयात्रा से, इस भारत न्याय यात्रा से कोई रिलेशन नहीं है, उन सवालों को आप हमसे क्यों पूछते हैं। तो अभी हमसे जो भी बात करनी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बात करिए, तो आप यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनका बयान सुनिए, फिर आगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लिहाजा आप हमारी पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए, हम अच्छी पत्रकारिता करते हैं या बुरी करते हैं, आप टिप्पणी भी कर सकते हैं और आप इस पर अपनी बात जरूर लिखें। देखिए, आप दुनिया भर की बातें मत यहाँ उठाइए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन के बारे में मैं सवाल जरूर जवाब दूंगा। इंडिया गठबंधन पहले 23 जून को नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्ष पार्टियों को निमंत्रण दिया था। हमारी पहली मुलाकात 18 पार्टियों की पटना में हुई। उसके बाद हम बेंगलुरु में मिले 17 और 18 जुलाई को, तब 28 पार्टी बन गए और उस गठबंधन का नाम दिया गया था इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वो नारा भी दिया गया था। फिर
31 अगस्त और 1 सितंबर को हम मुंबई में मिले, तब भी सारे पार्टियां वहां शामिल थी। बीच में क्या हुआ? बीजेपी धोखलाई गई, परेशानी में आ गई, क्योंकि वो देख रहे थे कि 28 पार्टी अगर एक होकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी जरूर हारने वाली है। तो पहले महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़वाया, बाद में बिहार में नीतीश कुमार जी को फिर से पलटी करने को कहा, और आपने देखा है झारखंड में जिस तरीके से उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति हुई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है, ये सब साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए। मैं कह दूं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, शीघ्र ही औपचारिक तौर से एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता। जब गठबंधन में है, हम सभी एक होकर हमें घोषणा करना है। महाराष्ट्र में अगर सीट शेयरिंग, तो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, अभी प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, सभी मिलकर एक स्टेटमेंट देंगे। ऐसे ही केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कर दिया है, पर आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि जहां कहीं हमारा गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, झारखंड में तो कोई मुसीबत नहीं, हम एक है, पर खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो सवाल उठे हैं, और आपके मन में पश्चिम बंगाल ही होगा, मैं पश्चिम बंगाल में सारे 3 बैठकों में बनर्जी मौजूद थी। इंडिया गठबंधन को बनाने में, इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम देने में, इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ नाराजगी आ गई है उनको। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पार्टी एक दूसरे से लड़ेंगे, वो वास्तविक है, पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को निशाना बनाए हुए हम एक होकर लड़ने का हमने संकल्प लिया था 23 जून पटना में, और वो संकल्प जारी है। सर, हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? साउथ का तो हमने देखा, हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों नहीं, अभी देखिए, हिंदी भाषा प्रदेशों में हम भारत जोड़ो यात्रा के समय गए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तो अलग अलग रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है। पर अगर आप मुझे पूछेंगे इसका चुनाव पर क्या असर हुआ, मैंने आपको कहा ना, तेलंगाना में हम जीते, कर्नाटका में हम जीते, राजस्थान में हम जीत नहीं पाए। हालांकि वोट शेयर का जो अंतर है बहुत छोटा है, फर्क ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में हम थोड़ा निराशाजनक नतीजा निकला भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद, पर भारत जोड़ो यात्रा से हमारा जो संदेशा था, राहुल जी जो संदेशा पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा, इसीलिए न्याय यात्रा निकाला गया। तो मैं 11 दिन हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे। अभी हम बिहार में थे, बिहार में देखिए, जब हम थे बिहार में पलटी हो रहा था, पर उस पलटी के बावजूद लोग आए थे। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, 4 जिले से हम गए, सीमांचल, और सीमांचल में एक अद्भुत रिस्पांस आया जनता से। ऐसे ही झारखंड में हुआ है, इसके बाद उड़ीसा में होगा, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, और जो सवाल आपका है महत्व करता है उत्तर प्रदेश से लेकर 11 दिन हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हमारा अनुभव रहा है मणिपुर से, कि भरपूर स्वागत मिल रहा है, उत्साहजनक स्वागत मिल रहा है। खास तौर से हमारे में नई ऊर्जा और नई शक्ति आई है। देखिए, ये सब सवाल यहाँ मत पूछिए, ये वक्त नहीं है। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहा हूँ। जो अन्याय निशिकांत दुबे कर रहे हैं उसकी बात मैं अलग करूंगा। और देखिए, अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करेंगे। क्या एग्रेसिव रूप में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन लड़ रही है लोकसभा चुनाव? कहाँ एग्रेसिव मूड में? सॉरी, बिल्कुल आक्रामक मोड से। हम कोई सन्यासी संगठन नहीं है, हम एक राजनीतिक पार्टी है। जब हम चुनाव लड़ेंगे, हम आक्रामक ढंग से लड़ेंगे, कोई पीछे हटकर नहीं लड़ेंगे।
इंडिया गठबंधन हमने ऐसे ही नहीं बनाया है। इंडिया गठबंधन सोच समझकर बनाया गया था। कई महीने लगे और मैंने आपको गिनाया 23 जून से बात चल रही है। तो कांग्रेस की नीयत पर कोई शक नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात और कह दूं, कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक पार्टी है हमारे देश में जिसने ना सीधे रूप से या इनडायरेक्टली कभी भी हमने बीजेपी के साथ नहीं दिया है, बीजेपी को समर्थन नहीं दिया है, बीजेपी नहीं दिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि 40 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी। मैंने पहले ही कहा है, ममता बनर्जी की ओर से एक बयान आया है कि वो 42 सीटें लड़ेंगी। हमारी ओर से मैं कह सकता हूं बातचीत जारी है। इंडिया गठबंधन, उन्होंने ये भी कहा है, ममता बनर्जी का उस बयान आप भूल जाते हैं, आप बीच में काट देते हैं उस बयान का। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में हूं और मैं बीजेपी को हराना चाहती हूं। उसी भावना के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों तरफ से, दोनों दलों की ओर से एक संयुक्त बयान आएगा, कितने सीट पर हम लड़ेंगे, कितने सीट पर टीएमसी लड़ेगी। हमारे इसके ऊपर मीर साहब कुछ कहेंगे क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के भी प्रभारी है। अभी चूंकि उसके लिए जो आपने सवाल उठाया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 5 टीम बनाया हुआ है मुकुल वासनिक जी की क़यादत। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप हमें ज़रूर अपनी टिप्पणी करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरपी सिंह यादव।